नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में नागालैंड में हुआ मधुमक्खी पालक सम्मेलन और किसान भवन का किया गया लोकार्पण। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि छोटे और मझोले किसानों के जीवन में बदलाव लाना सरकार का है लक्ष्य। एपीडा ने बासमती उगाने वाले 7 राज्यों में किसानों के लिए 75 जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का किया आयोजन। सुगंधित और लंबे दानों वाले बासमती चावल की गुणवत्ता उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं ये कदम। भारी बारिश से जूझ रहे तमिलनाडु के लिए राहत भरी खबर। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के धीरे धीरे कमजोर होने की दी जानकारी। केरल में सामान्य से 117% ज्यादा बारिश की वजह से रबर उत्पादन प्रभावित। घरेलू उत्पादन के लिए करना पड़ सकता है आयात। रबर खपत के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की। नागालैंड में मधुमक्खी पालन सम्मेलन। नागालैंड में केंद्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में हुआ एक किसान भवन का लोकार्पण भी किया गया। नागालैंड में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया किसान भवन का लोकार्पण और मधुमक्खी पालक सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्या जो मधुमक्खी पालन करने वाले जो किसान हैं उनकी आर्थिक आय बढ़ाई जा सके। तोमर ने कहा कि छोटे और मझोले किसानों के जीवन में बदलाव लाना सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के तहत कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलवायु कृषि के अनुकूल है और इसीलिए किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि 2022 का जो लक्ष्य है किसानों की आमदनी दोगुना करने का उसको पूरा किया जा सके। बागवानी फसलों विशेषकर फल, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए यह क्षेत्र आदर्श है और यहाँ की जो मिट्टी है ये काफी उपयोगी है। इसीलिए किसानों के उत्थान के लिए राज्य सरकार एफपीओ और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है ताकि किसानों की जो पहुंच है वो बाजार तक हो। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे और मझोले किसानों की परेशानियां दूर करने, उन्हें बैंकों के माध्यम से सरलता से ऋण उपलब्ध कराना भी सरकार का लक्ष्य है ताकि किसान को जो बैंक ऋण है वो आसानी से मिल सके। तोमर ने यह भी कहा कि मधुमक्खी पालन को किसानों की आय वृद्धि के लिए एक सहायक क्षेत्र बताया गया, यानी कि खेती के साथ साथ किसान जो है वो मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया गया और केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसी 500 करोड़ रुपए के तहत किसानों को ऋण दिया जाएगा। भारत सरकार की 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना, यानी कि एफपीओ जो है वो देश भर में 10,000 नए एफपीओ बनाए जाएंगे। योजना के तहत शहद उत्पादक किसानों के एफपीओ भी बनाए जा रहे हैं जिसमें महिला किसानों को भी शामिल किया जाएगा। शहद की ठीक से जांच हो इसलिए देश में अनेक जगह लैब भी बनाई गई है। साथ ही प्रोसेसिंग सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है, यानी कि जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट है उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालकों व सरकार के प्रयासों से 2020-21 में देश में शहद का उत्पादन 1.25 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो कि पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। 2020-21 में शहद की निर्यात बढ़कर लगभग 60,000 मीट्रिक टन हो गया, यानी कि विदेशों में भी भारतीय शहद भेजा जाता है और ये किसानों की आर्थिक आमदनी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। और केंद्र सरकार देश में कृषि विकास को गति देने के लिए कृत संकल्पित है। इसी क्रम में पादप अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले प्रगतिशील किसानों को राजधानी नई दिल्ली स्थित नास कॉम्प्लेक्स परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पेश है इस पर हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। भारत सरकार देश में कृषि विकास को गति देने के लिए शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान के साथ नवाचारी किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। राजधानी दिल्ली में आयोजित पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कृषि क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने के लिए हर साल किसानों को पुरस्कार देने से नवाचारी कृषकों के शोध को पहचान मिल रही है। प्राधिकरण की गतिविधियां आम किसान तक पहुंची हैं। आम किसान अपने खेत पर क्या अनुसंधान करता है इसका भी वो पंजीयन करा सके, उसको भी मान्यता मिल सके, उसको भी सम्मान मिल सके। इस दृष्टि से प्राधिकरण समय समय पर अपनी भूमिका
का निर्वाह करता रहता है। समारोह में मौजूद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि देश में किसानों के पास ज्ञान का अपार अनुभव है। किसानों ने बहुत एक्सपीरियंस्ड है एंड इसका अंदर है एक रिसर्चर है, इसलिए ऐसा नया नया वो सीखते हैं, नया नया बनाते भी है, इसी से मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। भारत सरकार अन्नदाता के शोध रूपी अनुभव को पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये लीडरशिप अब हमारे पास आ गया है कि किसानों का अधिकार ये प्रजनक अधिकार के साथ किस तरह से मिला करके हम दोनों साथ एक साथ चल सकते हैं, और किसानों का इम्पोर्टेंट जो उनका जो अधिकार है कि बीज के बारे में वो कैसे उनके साथ रह सकता है। जो हमारी परंपरागत प्रजातियां हैं विभिन्न फसलों की, उनको संरक्षित करके और स्थानीय स्तर पर उनका बीज उत्पादन कर जीआई में इसको संरक्षण मिल सके, ताकि वहाँ के किसानों को जो इसकी खेती करते हैं पूरा लाभ मिल सके। इस दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयास है। ये कार्यक्रम जैसे कि डॉक्टर के सिंह साहब ने भी बताया कि वे जो हमारी ट्रेडिशनल किस्में थी उनको संरक्षित करने का एक अच्छा किसानों का प्रयास है, और उसी प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम है। समारोह में पादप चयन संरक्षण के माध्यम से पौधों के आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले प्रगतिशील किसान वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया गया। जो वैरायटीज है अंगूर में, उसमें हमने सरिता सीडलेस, नाना साहेब पर्पल सीडलेस, दनाका सीडलेस और किंगबेरी जो अभी लास्ट 2021 में डेवलप किया है। मैंने एक सेब तैयार किया है जो एक वाशिंगटन के सेब को भी जो है वो मात देता है। तो मैंने अपनी एक वैरायटी जो तैयार करी है, जो इंडिया में पहली वैरायटी हुई है, भारत में डिलीशियस में जो है कोई किसी ने भी अभी सेब में प्रजाति तैयार नहीं करी है। सर लाल चावल की प्रदर्शनी लगा रहे हैं सर, लाल चावल, रेड राइस, और ये शाकुली है सर, ये सिड्डू बनते हैं सर, उससे ये रेड राइस का आटा सर, ये खासी मुड़े सर, ये चिवड़ी मुड़े सर। जैविक खेती करता हूँ जी, क्योंकि इसमें बीज की जो किस्म है और कृषक का अधिकार की बात है, जो किस्म बीज का अच्छा रहेगा तभी खाद्यान्न अच्छा रहेगा। मेरे फादर जो है और मैं ग्रेप फार्मिंग करते हैं, और महाराष्ट्र में हमारा अच्छा नाम है। मेरे फादर ने 4 नया वैरायटीज़ ग्रेप्स का बना के, और मेरे पूरे फैमिली ने अब तक 6 वैरायटीज़ इस इंडिया को दिया है। बंजर ज़मीन में हमने मिट्टी डालकर और गोबर डालकर इसको ताकत मिले, करने के बाद गोबर की ताकत है, वो ताकत से हम ज़मीन को ताकत लाने के बाद ऑर्गेनिक से इतना फ़ायदा है, और ऑर्गेनिक की ये जो ताकत है ये सामने दिख रही है। गौरतलब है कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण हर साल नए पौधों की किस्मों और पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाले किसानों को पुरस्कार देकर न केवल उनके काम को पहचान दिलाने का काम करता है, बल्कि नवाचारी किसानों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आगे बढ़ाने का सार्थक प्रयास भी करता है। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और शोध कर नए नवाचार करने वाले किसानों को हर साल भारत सरकार पादप जीनोम पुरस्कार देती है। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से एक और जहां देश में नवाचारी किसानों को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं इन किसानों के प्रोत्साहन और नवाचार को देखकर अन्य किसानों को भी कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। फिर कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, दिल्ली। और पादप आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले प्रगतिशील किसान एमवी राव को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, जिन्होंने अपने छोटे से खेत में 200 औषधि पौधों की 300 प्रजातियों को संरक्षित किया है। और बासमती उगाने वाले 7 राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, ताकि यहाँ के किसानों को आधुनिक बनाया जा सके, प्रशिक्षित किया जा सके। इसके माध्यम से उनकी जो आर्थिक आय है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए जो 7 राज्य है जहाँ पर बासमती चावल का अधिक उत्पादन होता है, वहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का आयोजन किया जा रहा है। और सुगंधित और लंबे, सबसे खास बात यह है कि ये वो 7 राज्य है जहां पर बासमती चावल सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। चावल की गुणवत्ता के उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। BEDF ने 7 राज्यों में उच्च गुणवत्तापूर्ण बासमती चावल उगाने के लिए वो किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। अगर हम 7 राज्यों की बात करें तो उसमें पंजाब है, हरियाणा है। एपीडा ने बासमती उगाने वाले 7 राज्यों में किसानों के लिए 75 जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो अलग अलग जिलों में आयोजित किए जाएंगे। सुगंधित और लंबे दाने वाले बासमती चावल की गुणवत्ता उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। BEDF ने 7 राज्यों में उच्च गुणवत्तापूर्ण बासमती चावल उगाने वाले किसानों को वो
प्रोत्साहित करेगा, प्रशिक्षित करेगा, ताकि वो बासमती चावल की जो गुणवत्ता है उसमें और सुधार किया जा सके। अगर राज्यों की बात करें तो उसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली के चावल शामिल है। यहाँ के किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जहांगीरपुर गांव से जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यशाला का है, वो लॉन्च कर दिया गया है। वहां से शुरुआत हो गई। अब धीरे धीरे अलग अलग 7 राज्यों में पहुंचेगा। जागरूकता अभियान का एक अन्य उद्देश्य में बेहतर गुणवत्ता के बीजों के बारे में भी किसानों को बताना भी शामिल किया गया। जो प्रशिक्षण है उसमें बेहतर बीज के बारे में भी किसानों को बताया जाएगा। कार्यशाला में किसानों को कीट, कीड़ों और बासमती चावल के रोगों की पहचान करने और उनके प्रबंधन के बारे में भी बताया जाएगा, यानी कि रख रखाव के बारे में बताया जाएगा। एपीडा को गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बासमती चावल के एकमात्र संरक्षक के रूप में जाना जाता है और जीआई टैग वाले जो राज्य हैं जो बासमती चावल है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और भारत का प्राकृतिक रबर उत्पादन नवंबर से तेजी से गिरने की संभावना है, क्योंकि देश के शीर्ष उत्पादक दक्षिणी राज्य केरल में भारी बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कम उत्पादन के कारण भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से आने वाले महीनों में आयात बढ़ाना पड़ सकता है। खपत के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इंडियन रबर डीलर्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले महीने से भारी बारिश से रबर टैपिंग बाधित हो रही है। एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का अनुमान है कि सितंबर में भारत ने 67,000 टन प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया था। उन्होंने यह भी कहा कि नवंबर में भी उत्पादन कम रहने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून के आने से भारी बारिश होगी, लेकिन दिसंबर से उत्पादन में सुधार होगा। एएनआरपीसी का अनुमान है कि भारत ने सितंबर में 46,000 टन प्राकृतिक रबर का आयात किया, जबकि अगस्त में ये 40,500 टन था। अक्टूबर में 50,000 टन से अधिक हो सकता है, क्योंकि भारी बारिश ने मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। और मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि तमिलनाडु पर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चेन्नई के निकट उत्तरी तट जो है पार कर गया है। इसके पश्चिमोत्तर दिशा में मुड़कर शाम तक कमजोर पड़ जाने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण तमिलनाडु में अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कहा है कि उड़ानें सामान्य है और प्रतिकूल मौसम के कारण हवाई अड्डों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत और बचाव कार्यों में तमिलनाडु को केंद्र की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित 32वें हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। इस बार हुनर हाट की थीम आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल पर है। अवध शिल्पग्राम में लगने वाला हुनर हाट में आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। 12 से 21 नवंबर तक आयोजित इस 32वें हुनर हाट के उद्घाटन के अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण अभियान तेजी से विस्तार ले रहा है। इसी के तहत विगत दिनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र नोडेरा रानीगंज में 3 दिवसीय कोविड टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 संस्थाओं ने भाग लिया। शिव कुमारी दुबे शिक्षण संस्थान तथा सामुदायिक विकास समिति द्वारा किया गया कोविड टीकाकरण की टीम ने सवेरे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को पहला और दूसरा टीका लगाया। उद्घाटन के अवसर पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने सरकार के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की उपलब्धियां बताई तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। टीकाकरण के तहत किसानों को जागरूक किया गया ताकि दूसरी डोज भी लगवा ले। अभी भी देश में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में कोविड के ऐसे स्वास्थ्य कैंप कोरोना से सुरक्षा के दायरे को लगातार बढ़ा रहे हैं। और देश के करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास के प्रतीक लोक पर्व छठ का उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया। आस्था के इस पर्व को गांवों में किसानों, पशुपालकों और स्थानीय नागरिकों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के नारी पचदेवरा गांव में महिलाओं ने स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक बनाने के लिए पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करने के बजाय कचरा पात्र में डालकर स्वच्छता ही सेवा का संदेश भी दिया। पेश हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। छठ पूजा का महापर्व
भोर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। देश भर में तड़के श्रद्धालुओं की भीड़ नदी और तालाबों के तटों पर इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नारी पचदेवरा में ग्रामीण किसानों ने श्रद्धा के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। भारी संख्या में ग्रामीणों ने नदी किनारे एकत्रित होकर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। इस दौरान घाट की साफ सफाई करने के साथ वृत्तियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। हमारे इस गाँव सभा के लिए हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारा गांव और ज्यादा विकास करे। छठ पूजा मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से आए संतोष कुमार ने कहा कि उनको अपनी संस्कृति से लगाव है, इसलिए वो खास तौर से छठ का पर्व मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से अपने वतन आए हैं। पहली बार मैं अटेंड कर रहा हूँ छठ का पर्व और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और अपने लोगों के साथ जुड़ के बातें करके उनसे करके बहुत अच्छा लगा। और हर व्यक्ति की समृद्धि उसके कल्चर से, उसके संस्कृति से देखी जाती है। और संस्कृति क्या होती है? किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने में करती है। ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृति आपका सोल है। छठ पर्व पर इस बार नदी में पूजा के दौरान किसी भी तरह की गंदगी ना हो, इसका पंचायत द्वारा विशेष ध्यान रखा गया था। यहाँ प्रधान जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। पूजा पाठ को लेकर हम लोग बहुत श्रद्धा है और हम लोग गंदगी एकदम नहीं किए हैं। ये त्योहार से मतलब महिलाओं को सुख, शांति, समृद्धि ये सब मिलता है और ये पूजा बहुत साफ सफाई से होती है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस तरह के पर्व लोगों को मतभेद भुलाकर आपस में सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम करते हैं। इस तरह के त्योहार से बहुत सारे अपने सौहार्द बढ़ते हैं। जो लोग गांव से बाहर आते हैं वो लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, या जो लोग अगर यही कई शहर में बिलोंग कर रहे हैं तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं। इससे आपसी सौहार्द बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये जो त्योहार का पर्व है, इस पर्व से सबको जो मनौती होती है, पूर्ण होती है, श्रद्धा बढ़ती जा रही है और ये त्योहार आने वाले भविष्य में बढ़ता रहेगा, घटेगा। गौरतलब है कि छठ का पर्व विक्रम संवत में कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार भक्त कृतज्ञता व्यक्त करने और छठ पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा की पूजा करते हैं। ये त्योहार पवित्रता, सूर्य भगवान की भक्ति से जुड़ा है, जिन्हें इस पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माना जाता है और सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। किसान समाचार के लिए ओपी यादव की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 5000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 77,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो चालू रबी सीजन में मोटे अनाज की बुआई महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के मुकाबले आगे चल रही है। यहाँ अब तक 1,52,000 हेक्टेयर में मोटा अनाज बोया जा चुका है। वहीं तमिलनाडु में 91,000 हेक्टेयर में, तेलंगाना में 15,000 हेक्टेयर, जबकि राजस्थान में 6,000 हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती हो चुकी है। बात मक्का के हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 10 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,700 रुपए पर बना रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 नवंबर को पीली मक्का का भाव था 1,400 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,300 रुपए पर आ गया। जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में देसी लाल मक्का के भाव में उठाव बना रहा। यहाँ 10 नवंबर को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1,375 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदों में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 1,450 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राजस्थान की बेगू मंडी में 10 नवंबर को मक्का का भाव था 1,760 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में 30 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,790 रुपए हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में बुधवार को पीली मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 1,640 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 नवंबर को पीली मक्का 1,875 रुपए पर बिकी।
चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई पीछे चल रही है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 41,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश में रबी दलहनी फसलों की बुआई 9,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में दलहन की खेती दूसरे राज्यों के मुकाबले आगे चल रही है। राजस्थान में अब तक 4,84,000 हेक्टेयर में दलहन बोई जा चुकी है। वहीं कर्नाटक में 2,76,000 हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 51,000 हेक्टेयर, जबकि उत्तर प्रदेश में 42,000 हेक्टेयर में दलहन की खेती हो चुकी है। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 10 नवंबर को उड़द का भाव था 7,005 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,005 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही ध्रोल मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 नवंबर को उड़द का भाव रहा 4,850 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में 70 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,780 रुपए पर आ गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में उड़द के भाव में उठाव रहा। यहाँ बुधवार को उड़द का भाव था 3,400 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 850 रुपए का उछाल आया और भाव 4,250 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 10 नवंबर को उड़द का भाव रहा 5,400 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदे 1,350 रुपए टूटकर 4,050 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 नवंबर को उड़द 7,800 रुपए पर बिकी। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीद दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और अब बात मौसम की करते हैं और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखे ध्यान। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुआई करें, यही मटर की बुआई करें, साथ ही तिल की बुआई कर ले। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं, यहाँ आलू की रुपाई करें। इसके अलावा पत्ता गोभी की कटाई कर ले। पत्ता गोभी के खेत में निराई भी करते रहे। वहाँ के किसान गाजर की खुदाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मूली की खुदाई करते रहे। इसके साथ ही लौकी की तुड़ाई कर ले। अभी खीरे की भी तुड़ाई करें। इस समय बीन्स की तुड़ाई करते रहे। वहीं फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भिंडी की तुड़ाई कर ले। किसान प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। उत्तर प्रदेश में चने की बुआई करें, साथ ही सरसों भी बोए। किसान तिल और जौ की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मटर और लहसुन की बुआई कर ले। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में किसान प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं गेहूं की बुआई करें। इसके साथ ही मूंग की बुआई करते रहे। इसके अलावा फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई कर ले। उत्तर प्रदेश में टमाटर की रुपाई करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। इस समय आलू की रुपाई करते रहें। यहाँ के किसान पालक की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही धनिये की भी बुआई कर ले। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले।
साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।